हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब कोर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये एक फाइनल क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के डेरिवेशंस में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आपने इनसे पहले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से चैप्टर से आएंगे? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशंस के अलग अलग टाइप्स है, तो उनमें से आपको सारे नाम बोलने हैं कौन से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है। मेटल सरफेस को जब आप एनर्जी देते हैं तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, सही है। क्या बोल रहा हूँ? मेटल सरफेस को जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस सरफेस से क्या बाहर आएगा? उस सरफेस से क्या बाहर आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ एनर्जी, सही है। मैं किस तरीके से एनर्जी उसको सप्लाई कर रहा हूँ उस हिसाब से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। देखिए कौन से हैं। पहला वाला है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन कौन सा एमिशन है? थर्मियोनिक एमिशन। इसमें हम क्या करते हैं? मेटल को हीट सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करेंगे? हीट सप्लाई। जब आप मेटल को हीट एनर्जी देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? थर्मियोनिक एमिशन। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट दूसरा वाला होता है फील्ड एमिशन। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा होता है वोल्टेज। जब आप मेटल को हाई वोल्टेज पे रखते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज लगाते हैं उस पर, तो उस टाइम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? फील्ड एमिशन। नेक्स्ट तीसरा वाला क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है? आप मेटल के ऊपर लाइट गिराते हैं। क्या गिराते हैं? लाइट। इस लाइट के गिरने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लास्ट एमिशन इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? मेटल के सरफेस के ऊपर कोई फास्ट पार्टिकल आके हिट करता है, तो उससे जैसे ही टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? सेकेंडरी एमिशन। टोटल में कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन? 4 टाइप के। थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिफाइन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये 4 डेफिनेशन में कोई 2 डेफिनेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए इनमें क्या होता है देखते हैं। पहला वाला वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? एनर्जी। क्या देना पड़ता है? एनर्जी। तो ये कम से कम कितनी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है? वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज इट? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सही है। इसे क्या कहेंगे हम? वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल सरफेस। उस मेटल के सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको याद रखेंगे, 1 मार्क्स की एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अगर उससे भी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, सही है। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है उसे क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अगला वाला क्या है देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाली चाहिए तो वेवलेंथ मैक्सिमम वाला चाहिए, सही है। तो ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम कितने वेवलेंथ तक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, तो मैक्सिमम कितने वेवलेंथ तक इलेक्ट्रॉन को हम मेटल से निकाल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उससे ऊपर वाला वेवलेंथ यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या चीज़ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड को नेगेटिव पे रखा है अब की बार। क्या रखा है? नेगेटिव पे। किसको? एनोड को। एनोड को कम से कम कितना नेगेटिव वोल्टेज में लगाऊं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? 0। उसे क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को 0 करने के लिए एनोड को कितना नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है।
जो मटेरियल है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और दूसरा जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉज हैं। कौन से लॉज है देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इंस्टेंटेनियस। जैसे ही मेटल पे लाइट गिरेगी तभी का तभी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा, राइट। इंस्टेंट है, जैसे ही लाइट हिट करेगी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आई होप ये क्लियर होगा। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड वैल्यूज है ना, मतलब ये ऐसे सोच के लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। पहला लॉ क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे टाइम का कोई लैग नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी। सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? For every photometal there exists a particular minimum frequency of light below which no electron is emitted, known as threshold frequency। तो ये क्या बोल रहा है? हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, अगर उससे कम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी गिरेगी तो उस टाइम पे वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इस मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रखा है हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट वन क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब लाइट आके मेटल पे गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये चार लॉज है किस चीज़ के? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एक बार मैं बोल दूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। हर मेटल के लिए एक कम से कम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी गिरने पे वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ लॉ क्या कहता है? अगर किसी मेटल पे लाइट गिरे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आई थिंक ये चार लॉ आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? What are the failures of wave theory to explain photoelectric effect? तो जब ये ऑब्जर्वेशन को हमने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो वहाँ पे कुछ डिससेटिस्फैक्शन था, मतलब वहाँ पे आंसर्स हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सही तरीके से समझा नहीं सकते थे। क्या थे उनके फेलियर्स? देखिए पहला वाला क्या कह रहा है? वेव थियरी ऑफ लाइट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन। वेव थियरी क्या क्या एक्सप्लेन करने में फेल होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। वेव थियरी क्या कह रहा है? उसके अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है ये तब का तब नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया उसमें तो तब का तब हो रहा है। लेकिन वेव थियरी क्या कह रहा है? ये तब का तब होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। कौन? वेव थियरी। क्योंकि जो हमने देखा है वो गलत है बोल के बता रहा है। कौन? वेव थियरी। जबकि कौन गलत है इसमें? वेव थियरी। According to wave theory, photoelectric effect is not instantaneous process, which is wrong, right? दूसरा ला क्या बोलता है? According to wave theory, there is nothing like threshold frequency. Electrons can be emitted by any frequency of light. वेव थियरी क्या कहना चाहता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरवा लो आप, है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना तय है, पक्का है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन हमने जब देखा तो कम से कम एक वैल्यू तक नहीं गिरेगा, उसके बाद गिरेगा, यानी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर बाउंड्री है। अगर उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं आता, अगर उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आती है तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट, जो कि गलत है। नेक्स्ट तीसरा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वेव थियरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। वेव थियरी क्या कह रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, जो कि प्रैक्टिकल स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। प्रैक्टिकल में तो बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये थ्योरी बोल रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जो कि गलत साबित हुआ है, राइट। यानी कि इतने सारे फेलियर्स है किस थ्योरी के? वेव थ्योरी के। क्या समझाने में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव थ्योरी से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेव जो है, सॉरी, यहाँ पे जो लाइट है वो पार्टिकल बिहेवियर रखता है, राइट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से बिहेवियर से समझाया जा सकता है? पार्टिकल नेचर से। कौन से नेचर से? पार्टिकल नेचर। एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश नेचर ऑफ लाइट, इट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने कैसे समझाया? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इलास्टिक कोलिजन। तो आइंस्टाइन ने इसको कैसे देखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है ये कोलिजन है। क्या है ये? कोलिजन। किस टाइप का कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे बुलाते हैं? जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो, ऐसे वाले कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो आइंस्टाइन ने एज्यूम किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन की वजह से हो रहा है। किसके बीच में? इंसिडेंट फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में कोलिजन हो रहा है? आके जो फोटोन गिरा उसके और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके, राइट? यानी कि इंसिडेंट फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में ये कोलिजन हो रहा है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। फोटोन की जितनी एनर्जी थी सारी की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। किसने? इलेक्ट्रॉन ने। एंड इट इज यूज्ड फॉर टू पर्पस, वन इज टू रिमूव वर्क फंक्शन एंड द अनदर वन इज टू गेन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करने के बाद मेनली दो काम करेगा। पहला काम वो क्या करेगा? वर्क फंक्शन को हटाएगा, यानी कि वर्क फंक्शन से जो बांध के रखा था उसको, उसे तोड़ के बाहर आएगा। अब जितनी एनर्जी बच जाएगी उससे वो अपने आप को काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। सही है? यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की है उससे दो काम करेगा, एक वर्क फंक्शन से बाहर आएगा, दूसरा वाला जितनी एनर्जी बच गई थी उसे क्या बना देगा? काइनेटिक एनर्जी बना के भाग जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके द्वारा? आइंस्टाइन द्वारा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसको और थोड़ा सा हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, यहाँ से ये फोटोन आ रहा है, इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है, बराबर। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Ke। अब सारी की सारी एनर्जी पहले किसके अंदर थी? E के अंदर। बाद में ये एनर्जी दो काम में बढ़ जाएगी, फाई प्लस Ke में। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy of photon is equal to work function प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है ये कितने कामों में चली जाएगी? एक वर्क फंक्शन में जाएगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? E। वर्क फंक्शन क्या है? फाई। और काइनेटिक एनर्जी Ke, बराबर। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो पहले इस फॉर्मूले का नाम लिख दूं मैं। इस फॉर्मूले को बोला जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ से देखिए, एच न्यू, फाई को अगर इस साइड ले लेंगे तो इसको लिखेंगे एच न्यू नॉट, फाई की वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू के ई। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। सही है? अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट वन, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। अगर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो उस टाइम देखिए ये छोटा है, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यानी कि छोटे में से बड़े को माइनस करना है, तो ये क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। देन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। ये क्या बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, it means no electron
इज एमिटेड। इससे क्या साबित होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर आया ही नहीं है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी बता रही है? नेगेटिव। किस कंडीशन में? अगर न्यू की वैल्यू लेस देन होगी न्यू नॉट से। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, इफ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ऐसा पॉसिबल है ना? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, तब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, राइट? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यहाँ पे आइंस्टाइन ने भी इसको साबित किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी दिखा रहा है यहाँ पे? नेगेटिव। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए, फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जो रेस्ट मास होता है फोटोन का, वो 0 होता है। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है ना? तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होगा? 0। और जो फोटोन है वो ट्रैवल करता है कितनी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से, c के बराबर, है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी? E = hf, एफ यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, hν बोल के भी लिखा जा सकता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा? P = E/c, और एक तरीका है P = h/λ बोल के भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये इतने प्रॉपर्टीज होती है किस चीज़ की? फोटोन की। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? डिफाइन मैटर वेव्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैटर वेव्स क्या होते हैं? जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक वेव जुड़ा होता है, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। किस चीज़ के साथ? जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ एक वेव जुड़ा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देखिए क्या है? लैम्डा = h/p। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। p क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। और लैम्डा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। इसको और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, h/p की जगह पे क्या लिखते हैं? mv, राइट? p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m × v। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? राइट द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहाँ पे रिलेशन लिखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का और काइनेटिक एनर्जी का। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv², बराबर। वहीं पे आप p का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? p = m × v। तो यहां से आप v अगर फाइंड करेंगे तो p m बन जाएगा। इस v को आप इसमें पुट करिए, पुट v इन ke। तो काइनेटिक एनर्जी = 12mv²। v² की जगह पे क्या रख दूं मैं? p²/m², p²/m²। ये वाला m और स्क्वायर काट दिए मैंने। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? p²/2m। इस 2m को इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी = p² होगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है?
लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, तो पी की वैल्यू तो इतनी है, पुट कर दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट 2m के ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। राइट द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। राइट, देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला क्या बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट 2m के ई, है ना। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। जब आप चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस टाइम चार्ज में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट 2m क्यू वी। ये फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अगर ये 5 क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस किए, 6 क्वेश्चंस है ना, 39 से लेकर 44 तक, इनमें अगर आपको कहीं पे दिक्कत रहती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन में कौन सा वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है ना। तो हम आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और अलग सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। हमने अभी यहाँ पे 5 मार्क्स का सेक्शन कवर किया है, अगले वाले जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स कंबाइनली कवर करेंगे। राइट, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।